शुरू करते हैं केवीएस पीजीटी हिंदी के नए सिलेबस में जुड़ा हुआ, नए पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ पाठ फिराक गोरखपुरी से। तो फिराक गोरखपुरी, इनका मूल नाम रघुपति साहब फिराक था। जन्म 28 अगस्त 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। शिक्षा इनकी रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत, बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित, पर स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में पद त्याग दिया। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल भी हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक रहे। सम्मान: गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी मिला। महत्वपूर्ण कृतियां इनकी: गुले नगमा, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू, गजल गोई। निधन सन 1983। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साजे गजल, नए तराने छेड़ो मेरे नगमों को नींद आती है। उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रूमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर पाए हैं। नज़ीर अकबराबादी, इल्ताफ हुसैन हाली जैसे जिन कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा है, उनमें एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का भी है। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उनके वहाँ सामाजिक दुख, दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए विख्यात है। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं, यानी एक तरह का संवाद प्रमुख होता है। मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की इस शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाते हुए कहा, दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है, जिसे हम भौतिक कहते हैं वही दिव्य भी है। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। मुझे चांद चाहिए मैया री, मैं चंद्र खिलौना ले हूं, जैसे बिंब आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लुभावन खिलौना है जो वातानुकूलित कमरे में बंद नहीं रहते, छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं तथा चंदा मामा के नदिया किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल है। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना है, बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले न हो, पर जो चंद्राभ रिश्तों का मर्म समझते हैं। एक कठिन दौर है यह। घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। लुका देना, घुटनियों में कपड़े पिन्हाना, गेसुओं में कंघी करना, रूपवती मुखड़ा, नर्म दमक, जिदियाया बालक, रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग हैं हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के, जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे। माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है, देख आईने में चांद उतर आया है, चांद की परछाई भी चांद ही है, कल्पना की आह का भला क्या मुकाबला। रूपवती मुखड़े पर नर्म दमक लाने के लिए छठे छमासे पर्व त्योहार पर ही सही कुछ नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती हैं। दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है, रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है, सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से, वही संबंध भाई का बहन से है। पाठ में फिराक की एक गजल भी शामिल है। रुबाइयों की तरह ही फिराक की गजलों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इसका अद्भुत नमूना है यह गजल कुछ इस तरह बोलती है, जिसमें दर्द भी है,
एक शायर की ठसक भी है और साथ ही है काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गजल की विशेषता मानी जाती है। तो देखिए हमारे पाठ्यक्रम में केवल रुबाइयाँ ही शामिल हैं, गजल नहीं शामिल है, इसलिए सिर्फ रुबाइयों पर ही मैंने बनाई है वीडियो। रुबाइयाँ। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोंद भरी, रह रह के हवा में जो लुका लेती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो देखिए पहले रुबाइयों का मतलब बता दूं। रुबाई जो है उर्दू और फारसी का एक छंद है या लेखन शैली कह सकते हैं। इसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है तथा तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। ठीक है। तो आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लुका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। देखिए खड़ी, भरी और हंसी में तुकबंदियां हैं, जबकि तीसरी पंक्ति में है तो गुण नहीं बना है। तो ये रुबाइयों का लक्षण है। तो देखिए कवि शायर कहते हैं कि एक माँ चांद के टुकड़े अर्थात अपने बेटे को अपने घर के आंगन में लिए खड़ी है, वहीं अपने चांद के टुकड़े को अपने हाथों पर झुलाने लगती है, बीच बीच में वह उसे हवा में उछाल देती है। इस प्रक्रिया से बच्चा प्रसन्न होता तथा बच्चे की खिलखिलाहट भरी हंसी गूंजने लगती है। नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसियों में कंघी करके किस प्यार से देखती है बच्चा मुंह को किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े। इसमें कवि जी कह रहे हैं कि माँ अपने बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाती है, उसके उलझे हुए बालों से पानी छलक रहा है जब माँ उसके बालों में कंघी करती है, और कितने प्यार से बच्चा माँ के मुख को देखता है जब माँ उसे अपने घुटनों में बैठाकर उसे कपड़े पहनाती है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। यहाँ पर दिवाली के त्योहार का भी वर्णन कर दिया गया है, देखते हैं। कवि कहते हैं कि आज दिवाली की शाम है, इस अवसर पर घर रंग रोगन से पुता हुआ है तथा सजा हुआ है। घरों में मिठाई के नाम पर चीनी के बने हुए खिलौने आते हैं, रोशनी भी की जाती है। माँ के सुंदर मुंह पर हल्की चमक सी आ जाती है, वह बच्चे के छोटे से घर में दिया भी जलाती है। पहले देखते थे बच्चे दिवालियों पर ईंटे से छोटे छोटे घर बनाते थे, उस घर में भी माँ दिए जलाती है। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। यहाँ कवि कहते बड़ा सुंदर वात्सल्य रस है। कवि कहते हैं कि छोटा बच्चा आंगन में मचल रहा है, वह जिद लगाए हुए है कि उसे आकाश का चांद चाहिए। उसका मन उस चांद पर ललचा गया है। माँ उसे दर्पण में चांद दिखाते हुए कहती है कि देख बेटा, दर्पण में चांद उतर आया है। इस तरह वह बच्चे की जिद पूरी करती है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। अब यहाँ रक्षाबंधन के त्योहार का भी वर्णन कर दिया गया है। कवि कहता है कि रक्षाबंधन की सुबह आनंद और मिठास की सौगात है। यह दिन मीठे बंधन का दिन है। सावन का महीना है, आकाश में काले काले बादलों की हल्की घटाएं छाई हुई हैं। इन बादलों में बिजली चमक रही है। इसी तरह राखी के लच्छे भी बिजली की तरह चमकते हैं। बहन अपने भाई की कलाई पर चमकीली राखी बांधती है। देखिए यहाँ नोट में दिया हुआ रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है, जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं और चौथी पंक्ति में तुक या काफिया मिलाया जाता है तथा तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है, स्वच्छंद होती है। अब देखते हैं, ये बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, परीक्षा पे होगी। फिराक गोरखपुरी जी का पूरा नाम क्या है? तो रघुपति साहब फिराक इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में हुआ, कायस्थ परिवार में हुआ था। देखिए 1896 में इनका जन्म हुआ है और 1983 में, यानी यहाँ 18 से 19 हो जाएगा और 96 से 13 वर्ष कम हो जाएगा, 83 में इनका निधन हुआ था। ये ट्रिक याद करने की है।
इनके पिता का नाम मुंशी गोरख प्रसाद था। इनकी शिक्षा रामकृष्ण की कहानियों से प्रारंभ हुई तथा इन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा का भी गहन अध्ययन किया है। इन्होंने कला संकाय से स्नातक किया था तथा पूरे प्रदेश में चौथा स्थान भी प्राप्त किया था। ये गांधी जी से प्रभावित थे तथा 1.5 वर्ष जेल में भी काटे थे इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1930 से 1959 तक अंग्रेजी विषय के प्राध्यापक के रूप में भी कार्य किया है। 1970 में गुले नगमा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 3 मार्च 1983 में इनकी मृत्यु हुई। 1896 और 1983, 1896 जन्म, 1983 मृत्यु। अब कुछ महत्वपूर्ण फिराक गोरखपुर जी के महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नगमा ए साज, गुले नगमा, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई, गजलिस्तान, शेरिस्तान, रूप, धरती की करवट, हजार दास्तान, जुगनू, आधी रात, परछाइयाँ, हजार दास्तान, जुगनू, आधी रात, परछाइयाँ, तराने इश्क, रमज व कायनात। फिराक गोरखपुरी जी को मिले सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी मिला है। 1917 से 18 तक ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर भी रहे हैं। अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं, अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं इस पाठ से। फिराक गोरखपुरी जी का मूल नाम क्या है? राजा राम, राधे श्याम सक्सेना, रघुपति साहब फिराक या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका उत्तर स होगा। रघुपति साहब फिराक इनका मूल नाम है। इनमें से कौन सा पुरस्कार फिराक गोरखपुरी जी को मिला है? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड अवार्ड, तो उपर्युक्त सभी ये तीनों पुरस्कार इनको मिले हुए हैं। फिराक गोरखपुरी जी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला? बज़्म जिंदगी, गुले नगमा, रंगे शायरी या उर्दू गजल गोई, तो गुले नगमा पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। फिराक गोरखपुरी जी की रचना रुबाइयाँ में किस रस का वर्णन है? शांत रस का, वात्सल्य रस का, श्रृंगार रस का या वीर रस का, तो रुबाइयाँ रचना में वात्सल्य रस का वर्णन है। छलके छलके में कौन सा अलंकार है? तो उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश, उत्प्रेक्षा या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो छलके छलके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पाठ्य पुस्तक में संकलित रुबाइयाँ में किन किन पर्वों या त्योहारों का वर्णन आया है? दीपावली, रक्षाबंधन, उपर्युक्त दोनों या केवल अ? तो दीपावली का भी वर्णन आया और रक्षाबंधन का भी, उपर्युक्त दोनों। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास, वक्रोक्ति, उपमा या रूपक, तो बिजली की तरह चमक रहे हैं तो इसमें तुलना की जा रही है, उपमा अलंकार है, लच्छों की तुलना बिजली की तरह की गई है। फिराक जी का संबंध किस स्थान से है? इलाहाबाद से, बनारस से, मेरठ से या गोरखपुर से, तो नाम में ही इनके है फिराक गोरखपुरी, तो इनका संबंध गोरखपुर से है। तो ये फिराक गोरखपुरी जी का चित्र है और उम्मीद है ये पाठ आप लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी होगा, जरूर सिद्ध होगा। और पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी प्रश्न हो, डाउट्स हो, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। धन्यवाद।